इन तस्वीरों को देखें। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? धन्यवाद। ये रोशनी जो आप अभी देख रहे हैं किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई लगती है ना? लेकिन ये असली है और साथ ही डरावनी भी है। जो आप देख रहे हैं वो ओर्चनिक है, रूस का सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। एक ऐसा मिसाइल जो मैक 10 की स्पीड से जा सकता है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इतना तेज कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये तो इसके बारे में सबसे डरावनी बात भी नहीं है। नवंबर 2024 में रूस ने पहली बार यूक्रेन में ओरिचनिक का इस्तेमाल किया। इनमें से हर एक चमक एक स्वतंत्र वॉरहेड है जो अपने लक्ष्य को मार रही है। ओरिचनिक कई वॉरहेड्स ले जाता है जो हवा में अलग हो जाते हैं और एक ही समय में उन सभी से बचाव करना असंभव है। एक मिसाइल पूरी सैन्य छावनी तबाह कर सकती है या किसी शहरी इलाके के एक ब्लॉक को नक्शे से मिटा सकता है। अब इस पर ध्यान दें। नवंबर 2025 में अलेक्सी जुरावलेव, जो रूसी संसद ड्यूमा के प्रमुख सांसदों में से एक हैं, ने एक धमाकेदार बयान दिया कि मॉस्को वेनेजुएला को ओरेचनिक मिसाइल सिस्टम देने के लिए तैयार है। आपने बिल्कुल सही सुना। रूस कह रहा है कि वह यह मिसाइल वेनेजुएला में तैनात कर सकता है, जो फ्लोरिडा से सिर्फ 3,000 किलोमीटर दूर है। और यह सब ठीक अभी हो रहा है जब कैरिबियन में संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर वेनेजुएला के करीब आ रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कैरिबियन में तैनात अमेरिकी बलों के साउथ कमांड में शामिल हो गया है। 4,000 सैनिकों के साथ यह एयरक्राफ्ट कैरियर क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा। यह पनामा पर आक्रमण के बाद से सबसे बड़ी है। 13 नवंबर को पीट हेग्सेथ, अमेरिकी रक्षा सचिव, ने ऑपरेशन लांसा डू सूल नाम दिया। इसका आधिकारिक उद्देश्य नार्को टेररिस्ट से लड़ना। पहली नजर में यह क्रेमलिन की मास्टर स्ट्रोक चाल लगती है ना? जरा सोचिए और विश्लेषण कीजिए। वे अमेरिका को उनके क्षेत्र में धमकी देते हैं और अमेरिकियों को वेनेजुएला से हटने पर मजबूर करते हैं। लेकिन एक समस्या है। लेकिन उससे पहले, क्या आपने हमारी मिलिट्री थीम वाली टी शर्ट्स की दुकान देखी है? देखिए, यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस की ये टी शर्ट कितनी शानदार है। रूस पसंद करने वालों के लिए ये टी शर्ट्स भी शानदार हैं, क्योंकि ये व्लादिमीर पुतिन का अब तक का सबसे बेवकूफी भरा फैसला हो सकता है। इसकी वजह समझने के लिए हमें देखना होगा कि अभी कैरिबियन में क्या हो रहा है। इस ऑपरेशन लांसा दो सुल ने क्षेत्र में दशकों में अमेरिकी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहां यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है, जो दुनिया का सबसे नया और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके साथ कम से कम 8 युद्धपोत हैं, जिनमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और कम से कम एक परमाणु हमला पनडुब्बी शामिल है। कुल मिलाकर 10 से 15,000 अमेरिकी सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात किया गया है। F-35B फाइटर जेट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं, प्योर्टो रिको से संचालित हो रहे हैं। और एल साल्वाडोर में AC-130 घोस्ट राइडर विमान, जो वास्तव में उड़ने वाले विनाश के प्लेटफॉर्म हैं। मादुरो जानते हैं कि अमेरिका वहां कार्टेल्स के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए है। और उनके पास एक समस्या है जो ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वेनेजुएला की सेना एक कागजी शेर है। कागज पर वेनेजुएला के पास एक शानदार शस्त्रागार है। रूसी सुखोई SU-30 लड़ाकू विमान
S-300 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम BUK सिस्टम और पहली श्रेणी का सैन्य उपकरण, लेकिन इनमें से लगभग कुछ भी अब काम नहीं करता। SU-30 का बेड़ा वेनेजुएला के पास 21 या 22 विमानों में से केवल कुछ ही कभी कभी उड़ान भरते हैं। S-300 सिस्टम, जिन्हें वेनेजुएला की वायु रक्षा की रीढ़ होना चाहिए था, वे गंभीर रूप से खराब हालत में हैं और उनकी क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कारण है रखरखाव की कमी, पुर्जों की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी। ये रूसी सिस्टम बहुत जटिल मशीनें हैं जिन्हें लगातार रखरखाव की जरूरत होती है और वेनेजुएला के पास न तो संसाधन है और न ही उन्हें चालू रखने के लिए जरूरी ज्ञान। तो जब वह अमेरिकी नौसेना पास आने लगी तो मादुरो ने वही किया जो कोई भी हताश नेता करता, उसने मॉस्को फोन किया। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रूस ने जवाब क्यों दिया। 26 अक्टूबर 2025 को एक रूसी मालवाहक विमान इल्यूशन 76 काराकास वेनेजुएला की राजधानी में उतरा। यह उड़ान सीधी नहीं थी, उसने घुमावदार रास्ता चुना, क्यूबा, निकारागुआ और रूस के प्रभाव वाले देशों में रुका। कुछ दिनों बाद विमान मॉस्को लौट गया, अल्जीरिया में रुकते हुए संभवतः वापसी के लिए कोई माल लेता हुआ। तभी अलेक्सी झुरावलेव ने वह धमाकेदार बयान दिया जिसका हमने जिक्र किया था। रूस ने अभी अभी वेनेजुएला को पैंटसिर एसेक और बुकेमदोई सिस्टम सौंपे थे और उसने तो धमकी भी दी। रूस से क्या और कितना आयात किया जा रहा है, इसकी जानकारी गोपनीय है, इसलिए अमेरिकियों को कुछ चौंकाने वाली बातें पता चल सकती हैं। और फिर परमाणु धमकी आई। मैं किसी मित्र देश को नई तकनीकें देने में कोई बाधा नहीं देखता, जैसे कि ओरेशनिक या मान लीजिए आजमाए हुए मिसाइल कालिब्र। सोचिए इसका क्या अर्थ है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। अगर वेनेजुएला से लॉन्च हो तो यह मियामी, वॉशिंगटन, ह्यूस्टन, पनामा नहर और ओरेशनिक पहुंच सकता है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो हमने शुरुआत में देखी थी, उसे वेनेजुएला में रखना ऐसा होगा जैसे 1962 की क्यूबा मिसाइल संकट को दोहराना। यह अमेरिकी क्षेत्र के लिए सीधी धमकी होगी। पहली नजर में पुतिन ऐसा लगता है जैसे वो एक अलग ही स्तर पर शतरंज खेल रहे हैं। वो एक दूसरा मोर्चा खोल रहे हैं जिससे अमेरिकियों को अपने ही इलाके में संसाधन खर्च करने पड़ रहे हैं। यूक्रेन से दबाव हट रहा है और साथ ही एक रणनीतिक सहयोगी भी बच रहा है। यह तो कमाल का लगता है ना? लेकिन चलिए जरा करीब से देखते हैं कि दुनिया के दूसरी तरफ क्या हो रहा है। क्योंकि जब यह इल्यूशन 77 काराकास जा रहा था, जिसमें पेंटसिर S1 और BUK सिस्टम लदे थे, रूस सचमुच जल रहा था। पूरे 2025 के गर्मी और पतझड़ के दौरान यूक्रेन ने हमलों की एक व्यवस्थित मुहिम शुरू की। ड्रोन के जरिए रूसी ऊर्जा अवसंरचना पर। हम छिटपुट हमलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सैकड़ों ड्रोन की बात कर रहे हैं जो रात दर रात खास तौर पर तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहे हैं और वे निशाना साध रहे हैं। एक के बाद एक रिफाइनरी पर हमला हुआ। कुछ क्षेत्रों में रिफाइनिंग क्षमता का 14% तक नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गया। परिणाम विनाशकारी रहे। रूस ने पेट्रोल की कमी का सामना करना शुरू कर दिया। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं, दाम आसमान छूने लगे और देश के 10 से 20 क्षेत्र प्रभावित हुए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि क्रेमलिन को पेट्रोल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक हताश कदम था एक ऐसे देश के लिए जो आर्थिक रूप से जीवित रहने के लिए ऊर्जा के निर्यात पर निर्भर है। और यही है सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सिस्टम जो इन रिफाइनरियों की रक्षा कर सकते थे वही सिस्टम हैं जिन्हें पुतिन ने अभी अभी काराकास भेजा है। पैंटसिर S एक उदाहरण के लिए खास तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किया गया था। यह शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम ड्रोन, क्रूज मिसाइल और कम ऊंचाई वाले विमानों को गिराने के लिए बना है। यह उस तरह के हमले के खिलाफ एकदम सही रक्षा है जैसा यूक्रेन कर रहा है और रूस को इसकी सख्त जरूरत है अपने पास मौजूद हर यूनिट की। तो
जरा रुककर इस बारे में सोचिए। रूस पर हमला हो रहा है, उसकी ऊर्जा अवसंरचना को, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है, उसके लोग ईंधन की कमी का सामना कर रहे हैं और पुतिन ने फैसला किया कि जो रक्षा प्रणाली इन रिफाइनरियों की रक्षा कर सकती थी उन्हें दुनिया के दूसरी ओर भेज दिया जाए, एक ऐसे देश के लिए जो शायद उन्हें ठीक से चला भी नहीं सकता। और जानते हैं सबसे विडंबनापूर्ण बात क्या है? वेनेजुएला ने पहली बार पेंटसिर ऐसे का संचालन किया है। यह उनके लिए नया सिस्टम है। इन सिस्टम्स को चलाना और मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ एकीकृत करना, जो पहले से ही बिखर रहा है, इसमें महीनों नहीं तो सालों की ट्रेनिंग लगती है। वेनेजुएला की सेना, जो अपने विमानों को उड़ाने में असमर्थ थी, अब अत्याधुनिक रूसी सिस्टम्स का संचालन करेगी? बिल्कुल नहीं। इन पेंटसेर को तुरंत चालू करने का एकमात्र तरीका यही है कि खुद रूसी वहां मौजूद हों और उन्हें चला रहे हों। और यहीं पर यह कहानी परेशान करने वाली हो जाती है, क्योंकि वो इल्यूशन 70 और शायद सिर्फ उपकरण ही नहीं लाया हो, वो रूसी ऑपरेटर भी ला सकता है, शायद भाड़े के सैनिक, संभवतः वागनर ग्रुप के उत्तराधिकारी, जिसे अब अफ्रीका कोर्प्स कहा जाता है। रूसी ऑपरेटर वेनेजुएला की जमीन पर, लेकिन बिना आधिकारिक वर्दी के। भाड़े के सैनिक पुतिन के लिए एकदम सही चाल। अगर सफल हुए तो श्रेय उसी को मिलेगा, लेकिन पकड़े या मारे गए तो वो संलिप्तता से इनकार कर देगा। और पुतिन के लिए हालात और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये सब उस वक्त हो रहा है जब ट्रंप के साथ उसका रिश्ता ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से अब तक के सबसे खराब दौर में है। महीनों तक ट्रंप ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने की कोशिश की और महीनों तक पुतिन ने टालमटोल किया, खोखले वादे किए, यूक्रेनी शहरों पर बमबारी जारी रखी, जबकि वह दिखावा करता रहा कि वह बातचीत में दिलचस्पी रखता है। 22 अक्टूबर को ट्रंप ने बुडापेस्ट में पुतिन के साथ तय हुई बैठक रद्द कर दी और सार्वजनिक रूप से कहा कि वह बेकार की बैठक और समय की बर्बादी नहीं चाहते। संदेश साफ था, ट्रंप अब पुतिन पर भरोसा नहीं करते। और अगले दिन ट्रंप ने रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नई विनाशकारी प्रतिबंध लगाए, जो रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं। ये प्रतिबंध क्रेमलिन को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुतिन हैरान रह गए, रिश्ता पहले से ही खराब था। अब वे उस देश को हथियार भेजने का फैसला करते हैं जिसे अमेरिका ने दुश्मन कहा है। यह आग में घी डालने जैसा है, एक जटिल स्थिति है। लेकिन क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? सच तो यह है कि पुतिन बेवकूफ नहीं है, वह यह सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वह ऐसा कुछ क्यों करेंगे जो दिखने में इतना आत्मघाती है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि पुतिन किस स्थिति में है। क्यों वह सैन्य रूप से अमेरिका के खिलाफ कैरिबियन में क्यों नहीं जीत सकता? शक्ति की असमानता बहुत ज्यादा है। एक अमेरिकी परमाणु विमान वाहक पोत बनाम एक रूसी मालवाहक विमान, कोई तुलना नहीं है। लेकिन पुतिन भी राजनीतिक रूप से मादुरो को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर वेनेजुएला गिरता है तो रूस अपना आखिरी महत्वपूर्ण सहयोगी लैटिन अमेरिका में खो देगा। सीरिया में असद के पतन से पहले ही उसकी वैश्विक शक्ति की प्रतिष्ठा डगमगा चुकी थी, जो अब पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। पुतिन जीत नहीं सकते, लेकिन वे हार भी नहीं सकते। तो वह वही कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं, एक ब्लफ, एक महंगा, जोखिम भरा और हताश ब्लफ। उन्होंने पर्याप्त उपकरण भेजे हैं संदेह पैदा करने के लिए, ताकि अमेरिकी सैन्य योजनाकारों को विचार करना पड़े। और अगर उनके पास वहां वास्तव में पेंटसिर ऑपरेशनल हैं, अगर वे F-18 गिरा दें तो इसकी राजनीतिक कीमत क्या होगी? उसने शोरगुल वाले सांसद झुरावलेव का उपयोग किया ताकि ओरेशनिक और कालीबर पर धमकियां दी जा सकें। लेकिन उसी समय उसके विदेश मंत्री लावरोव ने सार्वजनिक रूप से इनकार किया कि वेनेजुएला ने सैन्य मदद मांगी थी। इसी तरह पुतिन ने अपनी निकासी का रास्ता बना लिया। सांसद धमकी देता है, मंत्री इनकार करता है। अब अगर उसे पीछे हटना पड़े तो बस कहना है कि उसे गलत समझा गया था।
हमने यह कभी आधिकारिक नहीं कहा। इसे आधुनिक युद्ध कहते हैं। पुतिन अमेरिकी सैनिकों का सामना करने के लिए अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे हार जाएंगे। जो वह कर रहे हैं वह है संदेह पैदा करना, इतना जोखिम पैदा करना कि ट्रंप हिचकिचाएं और सोचें क्या जोखिम लेना सही रहेगा। यह उस पोकर खिलाड़ी जैसा है जिसके पास चिप्स नहीं बची, फिर भी वह खराब हाथ में सब कुछ दांव पर लगा देता है, उम्मीद करता है कि विरोधी हार मान ले। समस्या क्या है? जिन चिप्स पर वह दांव लगा रहा है वही चिप्स उसे अपने घर की रक्षा के लिए भी चाहिए। सच्चाई यह है कि यह शायद काम भी नहीं करेगा। ट्रंप ने पहले ही दिखा दिया है कि उन्हें सैन्य बल का इस्तेमाल करने से डर नहीं लगता। उन्होंने ईरान पर बमबारी की, यमन पर हमला किया और अब वे वेनेजुएला की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने दशकों में पहली बार इतनी बड़ी नौसेना बेड़ा उस क्षेत्र में भेजा है। यह मानना कि कुछ एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर देंगे बहुत आशावादी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं जहां एक परमाणु महाशक्ति अपनी घरेलू सुरक्षा को खतरे में डाल रही है और अपनी ही रक्षा से महत्वपूर्ण संसाधनों को हटा रही है। ये सब सिर्फ ब्लफ के लिए किया जा रहा है। इसी दौरान उनकी रिफाइनरियां जल रही हैं, उनके लोग ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं और यूक्रेन में युद्ध, वह युद्ध जिसने अब तक सैकड़ों हजार रूसी जानें ले ली हैं, अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अंत नजर आ रहा है। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि पुतिन कोई सोचा समझा दांव खेल रहे हैं या उन्होंने वाकई में कोई घातक रणनीतिक गलती कर दी है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप भू राजनीति के अगले कंटेंट्स मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।